क्विकली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन। इसको हम 4 पार्ट में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले भी पॉपुलेशन क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर कंट्री में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। तो यहाँ हम किसकी बात करें, यहाँ हम अपने प्यारे भारत की, यहाँ हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में क्या पॉपुलेशन का कंपोजिशन है। तो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो इसको निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हम पॉपुलेशन को मेजर करते हैं, किस चीज के थ्रू, तो वो होता है आपका सेंसस। सेंसस के थ्रू हम यहाँ पर पॉपुलेशन का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। जनगणना होती है कि नहीं होती, तो उसी के बेसिस पे अब ये बताओ कि सेंसस करने की क्या जरूरत है, पॉपुलेशन निकालने की क्या जरूरत है, ये देखने की क्या जरूरत है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के कौन से पार्ट में कहां पर है, क्यों देखना है मुझे डेंसिटी कितनी है, क्यों देखनी है ग्रोथ, और क्यों देखना है कंपोजिशन। ये सारी चीजें मुझे करनी ही क्यों है, तो ये मुझे इसीलिए करनी है क्योंकि देखो पॉपुलेशन, अगर मैं इंडिया की यहां बात कर रही हूं तो सपोज दैट इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं, सबसे पहले तो उसके बेसिस पे सरकार क्या करेगी, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगी। और अगर मैं यहां बोलूं कि यूपी में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सम वर्ड 15 लाख लोग रह रहे हैं, सिक्किम में कितने लोग रह रहे हैं, तो अगर मैं सिक्किम की बात करूं तो यहां पर सिर्फ आपके 5 लाख लोग रह रहे हैं। तो इसके बेसिस पर सरकार क्या करेगी, वहां के लिए अगर कोई भी पॉलिसीज बनानी है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सारी चीजें करेगी कि नहीं करेगी। हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, कितने हॉस्पिटल खुलेंगे, डेंसिटी क्यों देखनी है भाई, डेंसिटी से भी यही पता चलेगा ना कि भाई कितने लोग पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, वहां पे घर कितने बनेंगे, बहुत सारी चीजें होती है। इवन ग्रोथ हो गई, या चलो कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन से क्या पता चल रहा है, कंपोजिशन का मतलब है कितने मेल रह रहे हैं, कितने फीमेल रह रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज के लोग, मतलब क्या कंपोजिशन है, कौन कौन सी भाषाओं के लोग वहां पे हैं, ये सबसे क्या पता चलेगा। जैसे पर्टिकुलर एक एरिया में सरकार ने बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी दे दी, लेकिन वहां कंपोजिशन कैसा था, वहां पे तो आपके सीनियर सिटीजन्स रहा करते थे, तो इसका मतलब क्या भाई जॉब अपॉर्चुनिटी का कुछ हो ही नहीं पाएगा। और एक एरिया जहां पे बहुत सारे अडल्ट रहते थे, वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज खुलवा दी सरकार ने, तो पता ही नहीं चलेगा ना सरकार को। तो इसीलिए ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक एक करके ये पूरा चैप्टर को हम 4 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ठीक है, अब अगर मैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो देखो, चाहे आपने वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी पढ़ी हो, वर्ल्ड वाली बुक पढ़ी हो, चाहे यहां पढ़ा हो, जो पॉपुलेशन होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी इवन नहीं हो सकता। ये क्या होगा, हमेशा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन ही होगा, क्योंकि एक जैसे फैक्टर्स आपको कभी भी मिलेंगे ही नहीं। तो एक जैसे फैक्टर्स नहीं मिलेंगे तो कहीं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी और कहीं पॉपुलेशन बहुत कम होगी। तो इसी के बेसिस पे एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, तो अगर हम बात करें इंडिया में कौन कौन से एरिया है जहां पे हाई पॉपुलेशन है, 50 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक की पॉपुलेशन कहां है। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। भैया अगर कहीं पे भी नाम आएगा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश। क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, वही फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो हमने वर्ल्ड में पढ़े कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, भैया क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा। अच्छा क्लाइमेट होगा ज्यादा लोग रहेंगे, नहीं अच्छा क्लाइमेट होगा नहीं रहेंगे। जॉब फैसिलिटी इकोनॉमिक फैक्टर पे करता है, भैया जॉब ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, रहेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं रहेंगे। कल्चर पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ यूपी में भैया यहाँ से गंगा मैया बहती हैं, तो गंगा बहती है तो क्या होता है भैया, फर्टाइल लैंड है, ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे रहेंगे। भाई राजस्थान में क्यों नहीं रहेंगे इतने सारे लोग, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा आपका क्लाइमेट भी तो एक फैक्टर होता है, और वहां पे रिसोर्सेज नहीं होंगी, जॉब नहीं होंगी। तो इस तरीके सबसे ज्यादा आपका पॉपुलेशन 50 से लेकर आपका जो 100 मिलियन तक अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। उसी के बगल में है आपका भैया गंगा, आपकी बिहार से फ्लो होती है, वो देख लो। राजस्थान का भी, अब राजस्थान का जैसलमेर वाला पार्ट है, बीकानेर वाला पार्ट है, वहां थोड़ी पॉपुलेशन कम होगी, लेकिन उसके अलावा जयपुर भी तो है, उदयपुर भी तो है, तो पॉपुलेशन तो राजस्थान भी आएगा, गुजरात आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, तमिलनाडु आएगा, कर्नाटक आएगा और आंध्र प्रदेश आएगा। मीडियम पॉपुलेशन 1 से 50 मिलियन तक कहां पे है, उत्तराखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरला। और सबसे लो पॉपुलेशन लेस देन 10 मिलियन कहां पे रहती है, तो देखो यार जो पहाड़ वाले एरिया होंगे, जहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा, जहां पे फॉरेस्ट्री वगैरह होगी, वहां जैसे हिमाचल प्रदेश, जैसे अरुणाचल प्रदेश, जैसे नागालैंड, जैसे मेघालय, मणिपुर, जितनी भी आपकी क्या है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और उसके अलावा आपका गोवा यहाँ पे और सिक्किम, यहाँ पर आपकी क्या है लेस पॉपुलेशन जो है वो रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये पूरे चार्ट पे आपका पूरा चैप्टर कवर है कि इंडिया की पॉपुलेशन पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइवन है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन क्यों है भैया, अलग अलग आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में हाई पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सबसे लो सिक्किम में आपको लो पॉपुलेशन मिल रही है, तो ये क्यों
क्यों है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। क्या होंगे? फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर का मतलब क्या है? फिजिकल फैक्टर का मतलब है यहाँ पे वही क्लाइमेट आ जाएगा, सॉइल आ जाएगी कि भैया मिट्टी उपजाऊ होगी, ज्यादा लोग रहेंगे, क्लाइमेट अच्छा होगा, ज्यादा लोग रहेंगे, लैंडस्केप कि भाई माउंटेन्स है, प्लेन्स है, इस पे डिपेंड करेगा, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी, मिनरल्स, वहां पर अगर मिनरल्स होंगे, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होंगी तो वहां माइनिंग हो रही होगी ज्यादा से ज्यादा, तो लोग वहां पे, जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, यहाँ पर। सोशल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इसमें आ जाएंगे कि एक तरीके से सोसाइटी में लोग किस तरीके से रह रहे हैं, गवर्नमेंट उनके लिए वेलफेयर कर रही है कि नहीं कर रही, हिस्टोरिकल फैक्टर कि भैया कितना ज्यादा लोग कनेक्ट है अपनी कंट्री से, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसको डेंसिटी कहते हैं। इससे भी पता चलता है। तो देखो डेंसिटी हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि आपके कैसे करते हैं, तो आपका जितना भी पॉपुलेशन है और एरिया है उसको हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो डेंसिटी है वो क्या होती है भैया? तो एक तरीके से आपका टोटल पॉपुलेशन अपन टोटल एरिया कर देते हैं, तो इससे आपकी डेंसिटी किसी भी एरिया की यहाँ पर क्या हो जाती है? निकल आती है। ठीक है, अब डेंसिटी की भी अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत सारे तरीके की डेंसिटी है। जैसे आपको फिजियोलॉजिकल डेंसिटी निकालनी है कि पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग जो है काम करने वाले हैं, कैसे रह रहे हैं, एग्रीकल्चर डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीजों को क्या है? इंक्लूड करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ अभी डेंसिटी जानने की यहां पर जरूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरा क्या था? तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड आपका ग्रोथ। तो ग्रोथ मैंने आपको बताई थी पॉजिटिव भी हो सकती है, ग्रोथ कैन बी नेगेटिव। और ग्रोथ के लिए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं भैया? बर्थ से आपकी ग्रोथ डिटरमाइन होती है, डेथ से, और एक और कंपोनेंट होता है माइग्रेशन। ये तीन ही चीज आपकी या तो क्या करेगी? या तो प्लस में ग्रोथ करेंगी या तो माइनस में ग्रोथ होगी। भैया अगर बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो भी ग्रोथ क्या होगी? प्लस में होगी। या माइग्रेशन, किसी में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं रहने के लिए तो प्लस में होगी, नहीं आ रहे हैं तो भैया माइनस में होगी, ये होगी। अब जो ग्रोथ है इसके लिए हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, क्या है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन जो चेंज होती है वो बहुत सारे इसके क्या होते हैं? स्टेजेस होते हैं, जिसको मैं इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के भाई पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसके कई सारे फेजेस होते हैं, जिसको मैं माइनस प्लस माइनस में कंसिडर करती हूँ। मतलब कोई भी कंट्री जो अंडर डेवलप्ड होती है, जब उसके पास रिसोर्सेस नहीं होती, तो उस समय बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होती है। क्यों? क्योंकि भाई जन्म भी बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन क्योंकि एजुकेशन नहीं है, क्योंकि हेल्थ नहीं है, तो मर भी बहुत तेजी से रहे। तो इस समय पॉपुलेशन क्या होती है? बिल्कुल क्या होती है? डाउन पे होती है। लेकिन एक फेज ऐसा आता है कि चलो भले ही एजुकेशन अभी का स्तर नहीं बढ़ा, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी तो बढ़ गई। जैसे इंडिया जैसी कंट्री अगर हम बात करें तो अभी हम उतना डेवलप्ड नहीं हुए हैं, लेकिन हम डेवलपिंग फेज में, हमारे यहाँ पे अब सारी फैसिलिटीज मिलेगी, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया एकदम से। और एक फेज फिर से आता है जब आप बिल्कुल डेवलप्ड हो जाते हो, तो क्या होता है कि भैया फीमेल एजुकेशन भी बहुत हाई है, फैमिली प्लानिंग होगी, और अब इतनी पॉपुलेशन जो है लोग करना पसंद नहीं करेंगे, तो फिर से माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब यहां हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है कि एक ऐसा पीरियड था 1901 से लेकर 1921 का एक ऐसा फेज था जब यहाँ पे स्टेगनेंट थी पॉपुलेशन, ना बढ़ रही थी ना घट रही थी। ठीक है, एक ऐसा फेज था 1921 से लेकर 51 तक का, जहां पे थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आई, और 51 से लेकर 81, क्योंकि अब हम आजाद हो गए, एक्सप्लोजन हो गया, क्योंकि यहां पे हम थे गरीब भैया, हमें पूरे तरीके से लूट लिया था, और यहां पे एक्सप्लोजन हो गया क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंट है। और इसके बाद अब 81 के बाद एक पीरियड ऐसा है कि हम ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिक्लाइन फेज में हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इंडियन पॉपुलेशन में कंपोजिशन की बात आती है। भाई कंपोजिशन क्या होता है कि कैसी पॉपुलेशन यहां पर रह रही है। तो कंपोजिशन किस बेसिस पे हो सकता है? भाई पॉपुलेशन का कंपोजिशन ये कि पर्टिकुलर इस एरिया में लोग रह रहे हैं, तो मैं अगर इंडिया में बात करूं तो किन किन तरीके से आप कंपोज कर सकते हो कि भाई कैसी पॉपुलेशन, रूरल अर्बन के आधार पर इंडिया में कितने रूरल के रह रहे हैं और कितने अर्बन एरिया में रह रहे हैं, लैंग्वेज के आधार पर कौन कौन सी लैंग्वेज के कंपोजिशन, तो लैंग्वेज भी आ जाएगी, रिलीजन कंपोजिशन हो जाता है कि भैया कौन से धर्म के लोग रह रहे हैं, ऑक्यूपेशनल क्या क्या काम कर रहे हैं, वर्क फोर्स कि भाई किस चीज में काम कर रहे हैं, इसके बेसिस पर भी यहां पर आ जाता है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां डेंसिटी किसी भी प्लेस की हाई और लो क्यों होगी, तो वही सेम जो डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर होंगे वही यहां पर फैक्टर होंगे कि फिजिकल फैक्टर भैया अगर अच्छा आपको क्लाइमेट मिलेगा, अगर अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी, सरकार आपको अच्छी होगी आपकी, या फिर हिस्टोरिकल फैक्टर भी होगा, तो भी क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी
डेंसिटी हाई होगी, अदरवाइज क्या होगी, लो होगी। तो हाई डेंसिटी अगर 2011 के अकॉर्डिंग चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मैप में क्या आएगा, ये आपको मार्क करने के लिए यहाँ पे चीज आएगी। इंडिया के मैप की बात करूं तो हाई डेंसिटी 2011 के अकॉर्डिंग कहाँ पे, यहाँ बिहार हम लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे बिहार। और लोएस्ट डेंसिटी अगर बात करूं तो कहाँ लगाऊंगी, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की। चलिए बात समझ में आई। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन अगर मैं बात करूं तो ऑक्यूपेशन के आधार पर इंडिया में कौन कौन से लोग रहते हैं भाई, सबसे ज्यादा कल्टिवेटर्स रहते हैं। भाई क्या ऑक्यूपेशन है, तो ज्यादातर किसान होते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर भी है, और इवन अगर हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर भी है इंडिया में, और भी कुछ। कंपोजिशन की बात है तो इंडिया में कौन कौन से मतलब जॉब क्राइटेरिया में लोग रहते हैं, प्रोफेशनल्स की भी बात कर लो, कुछ भी लिख सकते हो। रिलीजन कंपोजिशन की बात करो तो इंडिया में रिलीजन के बेसिस पे क्या क्या आपको पॉपुलेशन में कंपोजिशन दिखेगा, तो हिंदू भी दिखेंगे, मुस्लिम भी दिखेंगे, क्रिश्चियन भी दिखेंगे, बुद्धिस्ट भी दिखेंगे, सिख भी दिखेंगे, जैन भी दिखेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे लिखेंगे। आपको सिर्फ यही याद करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रूरल कंपोजिशन, तो अर्बन एरिया में कितने रह रहे हैं, रूरल एरिया में कितने रह रहे हैं, रूरल अर्बन कंपोजिशन भी आपको दिखेगा। और लैंग्वेज के आधार पर भी दिखेंगे, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज वाले दिखेंगे, जिनका ओरिजिन क्या है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से है, सिनो तिब्बतन, ठीक है, ड्रविडियन और ऑस्ट्रिक। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आपको ये बहुत ज्यादा डिटेल में अगर समझना है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है कि मैं चाहती हूँ कि आप क्विकली एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या करें, बस यहाँ पर कुछ चीजों को समझें और आगे बढ़े। अगर आपको बिल्कुल डीप में जाना है तो आप मेरे जो डीप लेक्चर्स हैं उनको क्या कर सकते हो, उनको आप यहां पर मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। लेकिन मैं यहां पर बिल्कुल आपको वन शॉट देना चाहती हूं कि एकदम आप एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, ठीक है। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलिए तो फिर हम यहाँ पर, तो यहाँ कंपोजिशन जो होती है वो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ और चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड कि पॉपुलेशन का जो डेटा है वो आप किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, सेंसस के थ्रू। हर 10 साल में इंडिया में क्या होता है, जनगणना होती है, सेंसस होते हैं, जिससे हम कलेक्ट करते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो ये है कि भाई पूरा का पूरा, अगर मैं आज की बात करूं तो 1.42 करोड़ जो पीपल हैं आपके इंडिया में, तो ये कितने जगह कैसे कैसे फैले हुए हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी मतलब उस पर्टिकुलर एरिया, अगर दिल्ली में भी एक पर्टिकुलर यूनिट में कितने लोग रह रहे हैं, वो उसकी डेंसिटी होती है। पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि चेंज इन द नंबर, कि भैया 2000 अगर मैं बात करूं तो 2000 में पॉपुलेशन कुछ 100 थी, ठीक है, अब 2025 में पॉपुलेशन 150। तो 2 पॉइंट ऑफ टाइम में जो चेंज आता है, अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब क्या है कि जब आप फिजियोलॉजिकल डेंसिटी देखते हो, उसका मतलब है कि टोटल पॉपुलेशन और कितना नेट कल्टिवेटेड एरिया, मतलब कितने एरिया में आप खेती कर रहे हो, उसके बेसिस पे देखते हो। एग्रीकल्चर डेंसिटी कैसे देखते हो कि टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन कितनी है और नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है, जिससे आपको एग्रीकल्चर डेंसिटी मिल जाएगी, एग्रीकल्चर में कितने लोग एंगेज है, ठीक है। एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को आप किस तरीके से देखते हो, तो जो कल्टिवेटर होते हैं, लेबर्स होते हैं और उनकी फैमिली होती है, ये सब एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में आती है, ठीक है। चलिए एक बार मैंने इसमें ये भी दिया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, और इसमें 4 स्टेजेस फेज कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसके 4 फेजेस क्या है। तो ये 4 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। और इस फेजेस को कि भैया ये जो पॉपुलेशन है इसकी जो ग्रोथ होती है फेजेस में, उसको हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं, और इंडियन पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हम इसकी ग्रोथ देख रहे हैं। तो फेज 1 का मतलब क्या है कि 1901 से लेकर 1921 का फेज, इस समय इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब है कि पॉइंट ऑफ टाइम में धीरे धीरे किसी कंट्री की सिचुएशन के हिसाब से उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ भी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। समटाइम्स कम होती है, समटाइम्स ज्यादा होती है। तो 1901 से लेके 21 तक इंडिया की पॉपुलेशन बिल्कुल स्टेशनरी थी, कोई ग्रोथ नहीं थी, बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ में हम चले गए थे, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे। और क्यों हाई थे, क्योंकि इंडिया गरीब कंट्री था, उसके पास, हमारे पास कोई पॉपुलेशन कुछ भी हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज इस समय नहीं थी। फिर फेज 2 का मतलब क्या है, 21 से लेकर आपका 51 तक का डिकेड। इसमें क्या हुआ, इसको हम कहते हैं कि स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, धीरे थोड़ी बहुत, क्योंकि थोड़ा हेल्थ इंप्रूव हो गई थी इस समय, ठीक है, सैनिटाइजेशन इंप्रूव हो गया था कंट्री में, थोड़ा सा क्या हो गया था, लोगों का बेटर ट्रांसपोर्टेशन हो गया था, तो भैया जा सकते थे अगर दवाई दारू के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे ग्रोथ होनी शुरू हुई। थर्ड फेज आता है 51 से 81 का, जब हम आजाद हुए थे। यहाँ आपको एक्सप्लोजन, सडन बॉम्ब फूटता है पॉपुलेशन का, 2.2% से हाई हो रही है पॉपुलेशन। क्यों, क्योंकि देखो इस समय ऐसा भी हुआ था, क्योंकि ये
ये वो फेज है जब हमारी चाइना के साथ भी लड़ाई हुई, पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई हुई, बांग्लादेश के साथ भी लड़ाई हुई, तो हमारे यहाँ पे तिब्बत, बांग्लादेशी, नेपाल ये लोग भी माइग्रेट करके इंडिया में आए थे, तो इसलिए भी ग्रोथ ज्यादा थी और हमारी थोड़ी सी फैसिलिटीज भी अच्छी हो गई थी। और 81 से लेके आज तक अगर हम बात करें तो धीरे धीरे पॉपुलेशन अभी ग्रो ही कर रही है। एक समय ऐसा आएगा अभी कि पॉपुलेशन हमारी बिल्कुल घटने पे आ जाएगी, लेकिन अभी तो हम थोड़े ग्रोथ पे ही है, ठीक है, क्योंकि अब इंप्रूव हो गई क्वालिटी ऑफ लाइफ, फीमेल्स की एजुकेशन आ गई है, तो ग्रो तो कर रही है लेकिन उस रेट पे नहीं कर। पहले अगर ऐसे ग्रो कर रही थी ना तो अब भी ग्रो करे, लेकिन ऐसे ग्रो कर रही है, तो अभी रेट वो नहीं है। सेकंड चैप्टर पे आते हैं। सेकंड चैप्टर है आपका ह्यूमन सेटलमेंट। तो ह्यूमन सेटलमेंट की बात करो, देखो इंडिया में या तो लोग गांव में ही रहेंगे, या तो लोग शहरों में रहेंगे, या तो रूरल सेटलमेंट ही होगा, या तो अर्बन सेटलमेंट ही होगा। भाई ह्यूमन कहां पे रह रहे हैं, तो पहले रूरल सेटलमेंट की बात करते हैं। तो रूरल सेटलमेंट 4 होते हैं, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड, हेमलेटेड और डिस्पर्स। कि भैया गांव अगर रूरल एरिया है, गांव वाला एरिया, तो उसमें 4 तरीके के सेटलमेंट आपको मिलेंगे। क्लस्टर्ड का मतलब क्या है, भाई चिपके चिपके घर, बिल्कुल चुपके चुपके एक दूसरे से घर मिलेंगे आपको, ठीक है। चुपके चुपके घर कहां मिलेंगे, जो आपका इंडिया का एलुवियल प्लेन वाला, मतलब ये नॉर्थ वाला जो पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न, ये पूरा पूरा पार्ट है, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा चिपके चिपके घर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, तो यहाँ पर खेती ज्यादा से ज्यादा होगी, अच्छी फैसिलिटी होगी। तो ये चिपके चिपके घर वाला सेटलमेंट कौन सा होता है, क्लस्टर्ड, गांव की बात चल रही है अभी। सेमी क्लस्टर्ड का मतलब थोड़ा दूर दूर के, भैया एक क्लस्टर आपका बन गया और फिर एक क्लस्टर बन गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि गुजरात और राजस्थान में होता है कि भैया अपर कास्ट एक जगह रह रही है, लोअर कास्ट गांव में एक जगह रह रही है, सेमी क्लस्टर्ड है, ठीक है। हेमलेटेड का मतलब क्या है कि भैया 1 2 घर 3 4 इधर, फिर और दूर दूर दूर, फिर और दूर दूर दूर, तो ये क्या है, आपको लोअर गंगा प्लेन वगैरह में दिख जाते हैं। डिस्पर्स मतलब बिल्कुल ही दूर, एक घर इधर तो एक घर इधर। आप देखते हो ना, कभी भी कहीं से भी निकलते हुए जाओ तो खेतों में एक घर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, ठीक है। इसके बाद चलिए दूसरी जगह अर्बन सेटलमेंट पे आते हैं। अर्बन सेटलमेंट का मतलब क्या है कि भाई शहरों में, तो अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं तो इंडिया में अर्बन एरिया इवॉल्व हुए हैं ओवर द टाइम। कि अगर हम बात करें तो पहले एंशिएंट टाइम थे, मतलब जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें हम, शुरुआत में जब टाउन बसने शुरू हुए इंडिया में, देखो गांव तो हमेशा से ही थे, लेकिन टाउन एक समय पे जब हम डेवलप होने लगे, ट्रेड होने लगा, व्यापार होने लगा, तो टाउन बसने शुरू हुए, तो अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ पर आया। तो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो रूरल एरिया का मतलब जहाँ प्राइमरी एक्टिविटी हो रही है, जहाँ प्राइमरी से एक एक्टिविटी ज्यादा हुई वो अर्बन एरिया बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एंशिएंट टाउन का मतलब क्या है कि भाई पुराने जमाने के टाउन। फिर एक मिडिएवल टाइम आता है, तो एंशिएंट टाउन का एग्जांपल है प्रयाग, ठीक है। मिडिवल टाइम आता है। मिडिवल टाइम का मतलब क्या है कि धीरे धीरे हमारे यहाँ पे और लोग 7th-8th सेंचुरी की बात है यहाँ पर, जब अलबरूनी आया था, इब्न बतूता आया था, मुगल्स आए थे, ठीक है। तो ये क्या है, हैदराबाद इसका एग्जांपल है। मॉडर्न टाउन मतलब आज के जो भैया हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आने लगे, आज के जो मॉडर्न टाउन है उनको हम, जैसे गोवा इसका एग्जाम्पल है। पॉपुलेशन के बेसिस पर भी हमने अर्बन एरिया को बांट के रखा हुआ है। तो पॉपुलेशन के बेसिस पर हमने क्या बांट के रखा है, जो टाउन होते हैं, भाई टाउन ही होता है, हमने टाउन को ऐसे, सिटीज को, टाउन को जो हमने बांट के रखा हुआ है, कैसे बांट के रखा है, तो अर्बन एरिया में सेटलमेंट को हमने इवोल्यूशन के बेसिस पे कि भाई कैसे कैसे वो टाउन बना है, एंशिएंट टाइम में बना है, मिडिवल टाइम में बना है, मॉडर्न टाइम में, 3 तरीके से बांटा हुआ है। पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने इसको कितने टाइप में बांटा हुआ है, 6 टाइप में, कि भाई क्लास 1 सिटी होती है, क्लास 2 सिटी होती है, क्लास 3 होती है। तो क्लास 1 सिटी मतलब 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन जहां पर है, ठीक है, इस तरीके से होती है। भाई क्लास 6 को जो है 5000 समथिंग पॉपुलेशन होती है। देखो 5000 गांव में भी मिल जाएगी, वो रूरल सेटलमेंट भी होगा, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन की बात अकेली नहीं हो रही है, एक्टिविटीज की बात होती है। अर्बन एरिया वो होता है जहां सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटी हो रही है, रूरल एरिया वो होता है जहां पर प्राइमरी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। और फंक्शन के बेसिस पे कि भैया वो टाउन में स्पेसिफिक काम क्या हो रहा है, उसके बेसिस पर भी टाउन कैसे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होते हैं, जैसे जहां पर ज्यादा सरकारी काम आपके हो रहे हैं, सरकारी हेडक्वार्टर्स जहां सारे के सारे बने हुए, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ हो गया। इंडस्ट्रियल टाउन होते हैं, भाई जब से ज्यादा आपकी इंडस्ट्रीज जहां पे सबसे ज्यादा बनी है, जैसे मुंबई, ठीक है, भिलाई हो गया, ठीक है, भिलाई कहाँ पे आपका, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ट्रेड टाउन होते हैं जहां से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, भैया यहाँ पर पोर्ट है कोलकाता में, तो कोलकाता का ट्रेड टाउन है, तो यहाँ पर आपकी बात कर जाए तो कोलकाता है। ट्रांसपोर्ट टाउन होते हैं भाई जहां से सारा ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, जैसे कटनी है। माइनिंग टाउन होते हैं भाई जहां पर रानीगंज, झारिया, जहां पे आपको क्या मिल जाते हैं, जहां आपको माइंस मिल जाती है। कैंटनमेंट होता है मतलब जहां पर आपकी जो मिलिट्री है उसके हथियार वगैरह सब कुछ, उनका सब कुछ रखा होता है, तो वो क्या, अंबाला, जलंधर है। आपका रिलीजियस टाउन होता है, जैसे अमृतसर है, जैसे काशी है आपका,
एजुकेशन टाउन होते हैं, जैसे आपका अलीगढ़ है, आपका रुड़की है, जैसे आपका कोटा है, ये सारे के सारे टूरिस्ट टाउन होते हैं, जैसे नैनीताल, शिमला, ये सारे हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, कि इंडिया, देखो ये पूरी बुक आपकी इंडिया पर्सपेक्टिव की, अगेन अगेन इंडिया की हम यहाँ पे बात करें कि इंडिया में लैंड रिसोर्सेज हमारी कैसे कैसे बटी हुई है और एग्रीकल्चर का हमारा क्या है। तो देखो जैसे जैसे हमारी लैंड रिसोर्सेज यहाँ पर बटी हुई है, वैसे वैसे हमने जमीन को, मतलब क्या इस्तेमाल में वो जमीन आ रही है कि लैंड का, क्योंकि इंडिया में आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है, पूरे वर्ल्ड का हमारा क्या है 2.4% एरिया हम कंसिस्ट करके रखते हैं। तो जमीन तो हमारे यहाँ भैया बहुत सारी है। तो ये जो जमीन हमारे यहाँ बहुत सारी है, ये जमीन का यूज कैसे हो रहा है, इसके बेसिस पे हमने कुछ कैटेगरी में जमीन को बांटे रखा है। पहली कैटेगरी क्या है, फॉरेस्ट की कैटेगरी है। क्यों, मतलब जितना भी हमारा फॉरेस्ट एरिया है भैया, एक एरिया हमारे इंडिया में कुछ परसेंट एरिया सिर्फ फॉरेस्ट ही तो है, जहां पे भैया सरकार क्या कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है। सरकार ने तो फॉरेस्ट कवर जितना भी है, तो जितना सरकार ने बाउंड्री बनाई है उतनी फॉरेस्ट कवर हमको पता है, तो उसको हमने फॉरेस्ट लैंड में डाला हुआ है। ठीक है, दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, के भैया जहां पे हमारे घर बने हुए हैं, रेसिडेंशियल एरिया है, जहां पे दुकानें खुली हुई है, वहां एग्रीकल्चर तो नहीं हो रहा है, तो ऐसी जमीन जहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है वो क्या है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। थर्ड है बैरन और वेस्टलैंड, ऐसी जमीन भी हमारे यहाँ जो बंजर पड़ी है, जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, वेस्ट लैंड है वो। ठीक है, पांच, मतलब भाई यूज कैसी कैटेगरी, किस हिसाब से हमने पूरे जमीन को यहाँ बांटा हुआ है। चौथा क्या है, एरिया अंडर परमानेंट पैस्चर, कि भैया कुछ एरिया इंडिया में ऐसा है जहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, पैस्चर हो रहा है, ग्रेजिंग हो रहा है, मतलब कि सिर्फ चरवाहे अपने जानवरों को चरवाते हैं। कुछ एरिया ऐसा है जो मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब क्या है, मिसलेनियस का मतलब यहाँ पर है कि आपका बहुत सारे इस्तेमालों में है, जरूरी नहीं है कि, मतलब आप कह नहीं सकते ना, आप बांट नहीं सकते, बहुत सारे हो सकते हैं, वहाँ ऑर्किड्स लग रहे हैं, वहाँ फ्रूट ट्रीज लग रहे हैं, ये सारी कैटेगरी प्राइवेटली ओन्ड है। ठीक है, ये सारे है मिसलेनियस के, भैया आपको पता नहीं किस लिए। कल्चरेबल वेस्टलैंड है, कुछ लोग क्या है, कल्चरेबल वेस्टलैंड, इसका मतलब क्या है, एनी लैंड विच इज लेफ्ट फेलो फॉर मोर देन 5 ईयर, कि 5 साल के लिए अगर किसी जमीन को छोड़ दिया गया है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। करंट एंड फेलो लैंड क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट, किसी भी जमीन को अगर मैंने 5 साल के लिए छोड़ा हुआ है तो वो कल्चरेबल वेस्टलैंड है, लेकिन किसी भी जमीन को मैंने 1 साल और 1 साल से ज्यादा के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है, करंट एंड फेलो लैंड का मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी जमीन को मैंने 1 साल से ज्यादा के लिए छोड़ा हुआ है तो वो क्या है, करंट एंड फेलो लैंड है, और किसी भी जमीन को मैंने 5 साल से ज्यादा के लिए छोड़ा हुआ है तो वो कल्चरेबल वेस्टलैंड है। देन फेलो अदर देन लैंड का मतलब क्या है कि किसी भी जमीन को अभी मैंने क्या छोड़ा हुआ है कि 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम के लिए मैंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, और नेट सोन एरिया का मतलब क्या है कि जितने एरिया में आप क्रॉप उगा रहे हो, जितने एरिया में आपका एग्रीकल्चर हो रहा है, क्रॉप उग रही है, तो यहां पर हम उसकी बात कर रहे हैं। अब लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, के भैया देखो ज्यादा से ज्यादा इंडिया में हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर कृषि प्रधान देश है कि भाई कुछ हो या ना हो, कॉमन प्रॉपर्टी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किस लिए इस्तेमाल हो रही है भैया, एग्रीकल्चर के लिए हो रही है, कि मोस्ट ऑफ द लैंड का यूज नेट शोन एरिया ही है, हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बदलता जा रहा है ये पूरा का पूरा सिनेरियो, क्योंकि हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, मॉडर्नाइज होते चले जा रहे हैं, सेकेंडरी टर्शरी क्विटनरी क्विनरी एक्टिविटीज में ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लैंड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है। तो हमारे यहाँ कितने क्रॉपिंग सीजन है, तो हमारे यहाँ 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। राबी सीजन होता है, जो राबी सीजन में क्या होता है भाई, आपके वीट है, ग्रेन है, आपके ये तो 3 सीजन में हमने बांटा हुआ है। तो अक्टूबर से लेकर, इसको याद रखना है कि विंटर के समय अक्टूबर से लेकर नवंबर तक और मार्च से लेकर अप्रैल तक आपको क्या दिखता है, यहाँ पर राबी सीजन आपको दिखाई देता है। क्या दिख रहा है आपको, राबी सीजन दिखाई दे रहा है। फिर तो राबी सीजन में क्या होता है, वीट होते हैं, आपके ग्रेन होते हैं, मस्टर्ड होते हैं, ये सारी चीजें आपको राबी सीजन में क्या हो रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं। दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है खारिफ सीजन। तो ये क्या होता है, ये आपको बारिश के समय में जो क्रॉप्स होती हैं आपकी बारिश के समय में होता है आपका, ठीक है, यहाँ राइस और कॉटन होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका ज़ैद सीजन है, जिसमें वेजिटेबल ऑयल, मतलब जो बीच का एक सीजन मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्या आपको राबी क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो उसके शॉर्ट ड्यूरेशन का आपने हार्वेस्ट किया, उसके बाद आपको थोड़ा सा समय मिल रहा है, तो 1 आध महीने का समय जो मिल रहा है उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप ज़ैद जैसे वेजिटेबल उगा ली, मेलन उगा ली, ये सारी चीजें आप करते हैं। मेजर क्रॉप की अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में जो मेजर क्रॉप है वो आपको कौन कौन सी फूड क्रॉप में मिल जाएंगी, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, ऑयल सीड में सोयाबीन, ग्राउंड नट,
फाइबर क्रॉप आपको कॉटन, जूट और अदर देन इसके कैश क्रॉप में आपको शुगर केन, टी, कॉफी। कैश क्रॉप क्या होते हैं, जो आप सिर्फ कमर्शियलाइज पर्पस के लिए कर रहे होते हैं। टाइप ऑफ फार्मिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको इरिगेटेड एग्रीकल्चर मिल जाएगा, ठीक है। इरिगेटेड एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ फार्मिंग आपको दो तरीके की मिल जाएगी फार्मिंग, या तो इरिगेटेड होगी या रेन फेड होगी। मतलब ऐसे लोग जो इरिगेशन पे चल रहे हैं और ऐसे लोग जो सिर्फ बारिश पे चल रहे हैं, तो दो तरीके की आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे कि इरिगेटेड एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टेड प्रोडक्टिव इरिगेशन, रेन फेड, ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग एंड वेटलैंड फार्मिंग। प्रॉब्लम ऑफ, और मैं अगेन कह रही हूँ ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ रैपिड रिवीजन में चल रहे हैं, कितने टाइप की आपको फार्मिंग मिल जाएगी। अब इंडियन एग्रीकल्चर के साथ बड़ी सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल किस पे डिपेंडेंट है, इरिगेटेड हमारे यहाँ बहुत कम है, हमारे यहाँ रेन फेड मतलब कि मॉनसून पे बहुत ज्यादा यहाँ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे इसीलिए हमारे यहाँ ज्यादा एग्रीकल्चर क्या है, ग्रोथ नहीं है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के पास बहुत कम कम एक एक बीघा दो दो बीघा की जमीन है। जब इतनी ही जमीनें होंगी, एक एक बीघा दो दो बीघा होगा, तो कितना, तो आप अच्छे से लेवल पे प्रोडक्शन यहाँ पर क्या नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लो प्रोडक्टिविटी, भाई प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी सरकार भी इतनी अच्छी लैंड रिफॉर्म नहीं लेके आई है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो एक खेत पे अगर बात करें तो अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। एक खेत पे जरूरत है 5 लोगों की, लेकिन काम कर रहे हैं 10 लोग, तो ये जो 5 लोग है ना, ये क्या है, अंडर एम्प्लॉयड ही तो है एक तरीके से। जो 5 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो उनका पैसा खा रहे हैं, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, और लैंड भी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे डिग्रेडेड है, ठीक है। चलिए, तो 3 एग्रीकल्चर सीजन की हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि ये आ जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे खारिफ की। खारिफ क्या होता है, तो ये अगर हम बात करें तो ये रेन, जो आपके रेनी सीजन है उस समय ये क्रॉप आपकी होती है। तो आपका बिगिनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून जब हमारे यहाँ पे आता है तब इसकी शुरुआत होती है, और जब मानसून खत्म होता है तो एंड होता है। तो एक तरीके से मई से लेकर जुलाई तक में आप सोइंग करते हो, मतलब बीज बोते हो, और हार्वेस्टिंग सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है। तो खारिफ क्रॉप कौन सी है, ज्वार, बाजरा, राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सब मिल जाती है। राबी क्रॉप कौन से होते हैं, तो ये जो कूल क्लाइमेट आपका जब ठंड आती है तब यहाँ पर होता है, और जो आपका वार्म क्लाइमेट होता है उसमें ये क्या है, मैच्योर हो जाती है फसल। तो सोइंग टाइम क्या है, अक्टूबर से दिसंबर। हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, फरवरी टू अप्रैल वाला टाइम होता है। जैसे वीट, बार्ली, ग्राम, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, ये सारी चीजें आपके लाइन सीड हो गई, आपके मसूर हो गए, पी हो गए, ये सब होता है। ठीक है, जेड क्या होती है कि राबी और खारिफ के बीच में जो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, उस टाइम में आप थोड़े से टाइम के लिए कुकुम्बर वगैरह कर लिया, मेलन वगैरह कर लिया, तो ये सारी इसमें होती है। तो जेड आपका कब होती है, सोन टाइम अगस्त से सितंबर के टाइम, और हार्वेस्ट दिसंबर से जनवरी के टाइम पे, ठीक है। राइस, ज्वार, आपका कॉटन, ऑयल सीड, ये सारी सी आपके यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। चलिए, वाटरमेलन वगैरह अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हो जाते। तो अगर बात करूं तो यहाँ पे आपकी दोनों, देखो दोनों के समय आपका यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है आपको कि जेद खरीफ क्रॉप भी हो सकती है, मतलब कि आपका खरीफ क्रॉप के बीच में भी आपको यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, तो उस टाइम में आपने बीच में कर लिया, जैसे राइस, जवार, ये सब कर लिया, और एक आपकी राबी में भी आपको बीच में टाइम मिल रहा है, तो उस समय पे आपने क्या कर लिया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सब कर लिया, तो ये होती है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा बैरन और वेस्टलैंड और कल्चरेबल वेस्टलैंड देख लेते हैं। तो बैरन लैंड क्या होता है कि भाई जिसमें आप कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, कोई कल्टीवेशन में नहीं है, ठीक है। और कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है कि आपने मोर देन 5 ईयर के लिए उसको छोड़ा हुआ है, ठीक है। इट इज लैंड विच इज डिप्लीटेड, कि भैया ये डिप्लीट ही हो गया एक तरीके से, ठीक है, डिग्रेडेशन हो चुका है उसका, और यहाँ पर ये क्या है, इट कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन में, आप ले आएंगे बाद में, ठीक है। ये आपने छोड़ा हुआ है कुछ समय के लिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल बंजर ही है। नेट शोन एरिया का मतलब क्या है कि कितने एरिया में आप अभी फसल कर रहे हो। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, तो टोटल एरिया कल्टिवेटेड वंस, ट्वाइस एंड मल्टीपल टाइम इन अ ईयर एरिया ग्रोथ, कि भाई एक टोटल एरिया को, ये क्या है, नेट है कि अभी प्रेजेंटली कितना चल रहा है, ये क्या है कि भाई टोटली एक एरिया में 1 2 3 4 बार कितनी बार आपने फसल कर ली है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ड्राईलैंड फार्मिंग और वेटलैंड फार्मिंग को भी एक बार देख लेते हैं। ड्राईलैंड फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि इन इंडिया इट इज कन्फाइंड टू एरिया जहां पे 75 सेंटीमीटर से आपका कम बारिश होती है, वहां पे ड्राईलैंड फार्मिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेस रेन है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर भी जितने भी आपका जिसमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, जैसे राइस हो गई, पैडी हो गई, ये सब नहीं करते हैं। और वेटलैंड फार्मिंग क्या होता है, जहां पर आपको मॉइस्चर बहुत अच्छा मिलता है, तो रेनी सीजन के दौरान यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फार्मिंग कर लेते हैं। चलिए, 4th चैप्टर पे आते हैं। 4th चैप्टर क्या है, वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स का मतलब क्या है, तो ये मतलब कि इंडिया में, देखो पूरा बुक आपकी इंडिया पर्सपेक्टिव से, कि इंडिया में कितना सारा, अगर मैं बात करूं तो वाटर की रिसोर्सेस है, मतलब कि कितना पानी इंडिया में है,
ठीक है। तो इंडिया में वाटर रिसोर्सेज दो तरीके की, एक तो ये होगी कि जो पानी आपको विजिबल है, इंडिया में दिख रहा है भैया, और एक ऐसा होगा जो पानी आपको दिख नहीं रहा है। तो सरफेस वाटर रिसोर्सेज होती हैं और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। सरफेस वाटर पे क्या क्या दिख रहा है आपको? रिवर दिख रहे हैं, पॉन्ड दिख रहे हैं, लेक दिख रहे हैं, लगून दिख रहे हैं, बैक वाटर दिख रहे हैं। लगून बैक वाटर क्या होते हैं तो मैंने इसमें सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बता दूं तो यहां पर क्या होता है कि भैया एक पानी कटकर जो आपको आ जाता है, कहीं पे ठहर जाता है पानी, या फिर आपका समुद्र से कटकर आपको पानी दिख रहा है, तो ये ठीक है, आप देख लीजिएगा। देन ग्राउंड वाटर रिसोर्स की बात करें तो क्या होता है? वेल, ट्यूबवेल, यहां से आता है। तो अब ये जो पानी है ये इतनी सारी एरिया से आ रहा है, क्योंकि सरफेस वाटर की अगर मैं बात करूं तो आपके इंडिया में 10,000 से ज्यादा रिवर्स है जहां से आपको प्योर पानी बढ़िया मिल रहा है। और ग्राउंड वाटर लेवल, और अगर हम बात करें तो प्योर पानी आपको वेल से भी मिल रहा है, ट्यूबवेल से भी मिल रहा है, तो आपकी ये रिसोर्सेस हैं। लेकिन इनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते जा रहे हैं, इनको खराब करते चले जा रहे हैं। आपके नदियां पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, कितनी सारी चीजें हो रही हैं, तो इनका बहुत ज्यादा जरूरी है कंजर्वेशन। कैसे कर सकते हैं? जब हम वाटर पॉल्यूशन को कम से कम करें, जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे भैया? सर्विस वेल्स के एक तरीके से, सर्विस वेल्स भैया एक मतलब वेल्स बना दो जहां पे पानी आपका इकट्ठा हो, लोग उसका इस्तेमाल करें, ठीक है, वेल्स को रिचार्ज करने के लिए, ठीक है, लेक्स के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे वाटर शेड हो सकता है कि भाई पानी को आप जमा करके एक तरीके से रख लो, ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर करके कर सकते हैं, और बहुत सारी गवर्नमेंटल पॉलिसीज बना के यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ पे अगर मैं बात करूँ तो 97% सलाइन वाटर है, 3% से फ्रेश वाटर है, ठीक है। और इंडिया का अगर मैं बात करूँ, इंडिया की पॉपुलेशन की, तो 83% ऑफ द, अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो 17% तो सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 71% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो पानी से कवर है, जिसमें अगर फ्रेश वाटर सिर्फ 3% है। और इंडिया का अगर मैं बात करूं तो लैंड रिसोर्स कितनी है? 2.4% है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। और 16.5% हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लेके बैठे हैं, और हमारे पास 4% रिसोर्स है पूरे वर्ल्ड की सिर्फ, ठीक है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, टोटल ऑफ 4000 क्यूसेक किलोमीटर आपका क्यूबिक, यहाँ पे क्या है, क्यूबिक किलोमीटर वाटर इज रिसीव फ्रॉम रेनफॉल। हमें रेनफॉल से इतना पानी आता है। एंड ग्राउंड वाटर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? 1869 क्यूबिक किलोमीटर है, ठीक है। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एक तरीके से ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए, सरफेस वाटर को बचाने के लिए आप जब क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट यहाँ पे करते हो। तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल हर घर में क्या कर दिया गया है? कंपलसरी कर दिया गया है। तो किस स्टेट में कर दिया गया है? तमिलनाडु में। देयर आर 4 सोर्सेस ऑफ वाटर, सरफेस वाटर। सरफेस वाटर के सोर्स क्या है आपके? तो आपके रिवर, लेक, वेल। इंडिया में अगर बात करें तो टोटल लेंथ ऑफ ऑल रिवर और ट्रिब्यूटरी की कितनी है? 1.6 किलोमीटर से ज्यादा ही मिलेगी, और आपको रिवर्स का 10,360 रिवर आपको मिल ही जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, वाटर का ओवर यूज होता चला जा रहा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर, जैसे सरफेस वाटर भी पोल्यूट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर भी पूरी तरीके से डिप्लीट होता चला जा रहा है। और ये सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? तो सबसे ज्यादा ये कर रहा है आपका ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल पंजाब, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं भाई, ट्यूबवेल बना लेते हैं, और आपका क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये इस्तेमाल करते हैं। हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, और यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला, यहाँ पे अभी भी लेस यूज है, ठीक है। इंडिया में बात करें तो मैक्सिमम यूज ऑफ ग्राउंड वाटर का कहाँ होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होता है। और पोल्यूटेंट क्यों है? क्योंकि अगर देखो वाटर कैसे पोल्यूट होता है, जब उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाए, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट चला जाए, डोमेस्टिक वेस्ट चला जाए। और हमारे यहाँ गंगा और यमुना, हमारी जो सबसे पवित्र नदियां हैं, वही सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हो गई हैं। और यहाँ पे बहुत सारी स्कीम मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है, लेकिन अभी भी उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर चैप्टर है हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। देखो मिनरल्स क्या होते हैं, तो देखो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा, हमारी इंडिया जो है बहुत ही मिनरल रिच कंट्री है। मिनरल दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मेटलिक मिनरल, एक क्या होते हैं? नॉन मेटलिक मिनरल। भैया मेटलिक मिनरल क्या होते हैं? तो एक ऐसे मेटलिक मिनरल में जिसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, जिसमें आयरन होता है, आयरन कंटेंट होता है, वो फेरस मिनरल होते हैं। जहां आयरन नहीं होता है वो नॉन फेरस होते हैं। तो फेरस मिनरल कौन से हैं? आयरन और मैंगनीज है। नॉन फेरस कौन से? आपका कॉपर, बक्साइट है, ठीक है। और मेटलिक मिनरल के अलावा और कौन से होते हैं? नॉन मेटलिक मिनरल, जहां मेटल का कोई इल्म नहीं है, चाहे आयरन हो चाहे आयरन ना हो, कोई मेटल नहीं होता। तो नॉन मेटलिक में कौन कौन से आते हैं? फ्यूल मिनरल आ जाते हैं, मतलब जो आप खोद कर फ्यूज निकालते हो फॉसिल फ्यूल से, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे एक तो फ्यूल मिनरल होते हैं और एक अदर मिनरल होते हैं, जैसे माइका, लाइमस्टोन,
ग्रेफाइट, इसमें कोई भी मेटल होता है? नहीं होता। तो मिनरल दो, मेटलिक और नॉन मेटलिक। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो एनर्जी, कहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है कोई भी चीज बनाने की? तो देखो, हम कोल से भी एनर्जी बनाते हैं, पेट्रोलियम से भी बनाते हैं, पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, हर चीज से हम एनर्जी यहाँ पर बना रहे हैं। लेकिन एनर्जी रिसोर्सेज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है कन्वेक्शनल एनर्जी, मतलब जो हम लंबे समय से इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं, लेकिन कन्वेक्शनल एनर्जी हमेशा ही नॉन रिन्यूएबल होती है, कि वो रिन्यू नहीं होती। अगर एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया, खत्म कर दिया, तो वो आपको दोबारा जनरेट हुई नहीं मिलेंगी। इसमें क्या है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसके क्या है? एग्जाम्पल है कि भाई कोल एक बार एग्जॉस्ट हो गया, ये एग्जॉस्टेबल है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। पेट्रोलियम एग्जॉस्ट हो गया, नेचुरल गैस एक्सट्रॉस्ट हो गई, तो 50-60 मिलियन ईयर लग जाएंगे इसको बनने में। तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यू नहीं होंगी। और कन्वेक्शनल है, मतलब लंबे समय से हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। एक होते हैं आपके नॉन कन्वेक्शनल, मतलब रिन्यूएबल। ये नॉन कन्वेक्शनल है, मतलब अभी अभी हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है, लेकिन ये इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब ये एग्जॉस्ट नहीं होंगी, अबेंडेंस में है। और ये रिन्यूएबल है, ये रिन्यू हो जाएंगी। जैसे सोलर एनर्जी जो आपको सूरज से मिल रही है, ठीक है, विंड एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको पानी से मिल रही है, और बायो और टाइडल एनर्जी, ठीक है। चलिए बात करते हैं मिनरल की। अगर मैं बात करूं तो आयरन ओर, पहला आपका मेटेलिक मिनरल, फेरस मिनरल में क्या है? आयरन ओर है। ये आप हर इंडस्ट्री का बेस होता है भैया, सारी इंडस्ट्रीज में आयरन तो लगे, कि मशीन तो बनेंगी ही बनेंगी ना। इसका अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख जाएगा आपके उड़ीसा में, ठीक है, झारखंड में, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, आपका कर्नाटका वाले एरिया में, इन सारे, ठीक है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में दिख जाएगा। मैंगनीज की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। किस लिए? अगर आपको आयरन ओर को पिघलाना है, ठीक है, अगर कोई भी आयरन ओर के साथ कोई अलॉय बनाना है, तो उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश यहाँ पे। बक्साइट की बात करें तो ये क्या है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ मिलेगा। कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में सबसे जरूरी, क्योंकि सारे वायर किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं, ठीक है। कॉपर ही ट्रांसफार्मर में लगता है, जनरेटर में लगता है। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा। माइका की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हुए मिलेगा। जैसे झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 6 की। तो चैप्टर 6 क्या है आपका? प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि देखो, आपकी इंडिया में हर चीज़ हो रही है, लेकिन प्लानिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और किस तरीके से जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनको सस्टेन कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर एरिया में डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो रीजनल अगर मैं बात करूँ तो प्लानिंग दो तरीके से होती है। या तो भाई ये क्या होता है? सेक्टोरल प्लानिंग होती है, कि आप पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर पे ध्यान दो। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कोई गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है और उससे काम कर रही है। और एक होती है रीजनल प्लानिंग। तो दो प्लानिंग के तरीके, तो दो तरीके, सेक्टोरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग। अगर रीजनल प्लानिंग की बात करें तो आप पर्टिकुलर किसी एरिया को टारगेट करके, रीजन को टारगेट करके, क्षेत्र को टारगेट करके उसके लिए प्लान कर रहे हो। तो एक क्या होता है भैया? टारगेट एरिया होता है, और एक क्या होता है? टारगेट ग्रुप होता है। कि आप पर्टिकुलर रीजन में या तो किसी एरिया को टारगेट करोगे, कि मुझे मध्य प्रदेश में आपका क्या करना है कि एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट, शेड्यूल को टारगेट करके उसको डेवलप करना है। या मैं ग्रुप को करूँगी, मध्य प्रदेश में मुझे पर्टिकुलर भील ट्राइब को क्या करना है, यहाँ पर ग्रो करवाना है, ठीक है। तो रीजनल, तो आपका जो प्लानिंग होती है वो दो तरीके की होती है कंट्री में, एक सेक्टोरल और एक रीजनल। रीजनल प्लानिंग मतलब पर्टिकुलर रीजन में या तो मैं किसी एरिया को, टारगेट एरिया प्लानिंग होती है, या टारगेट ग्रुप प्लानिंग होती है। एरिया में मतलब पर्टिकुलर एरिया को ग्रो करना है। अब वो एरिया कुछ भी हो सकता है वो ड्रॉट प्रोन एरिया हो, या तो मुझे ड्रॉट प्रोन एरिया का डेवलपमेंट करना है, मतलब ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है तो वहाँ नहर बनवा के, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ नहर बनवाएगी। हिल एरिया डेवलपमेंट होता है तो टारगेट एरिया के अंदर क्या क्या आएगा, टारगेट एरिया प्लानिंग के अंदर या तो ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट आएगा, हिल एरिया डेवलपमेंट आएगा, किसी हिली एरिया को करना है, या ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी यहाँ पे बनाती है। या टारगेट ग्रुप की बात करो तो यहाँ पे स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, मतलब जो स्मॉल फार्मर के लिए काम करेगी, या
मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, जो क्या है स्मॉल तो नहीं है, थोड़े से बड़े फार्मर है पर ज्यादा बड़े नहीं है, उनके लिए काम किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब प्लानिंग किससे, अगर मुझे डेवलपमेंट करना है तो या तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी, हेल्थ की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होगी, कि यहाँ अगर मैं टारगेट एरिया कर रही हूँ और ड्रॉट पर एरिया मुझे डेवलपमेंट करना है, तो वो डेवलपमेंट कैसे होगा भाई, इकोनॉमिकली भी जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो, हेल्थ भी अच्छी हो जाए, एजुकेशन भी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, पॉलिटिकल राइट मिले, ठीक है, सिटीजन के राइट मिले और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। तो अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो सेक्टोरल प्लानिंग होती है कि पर्टिकुलर किसी सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, सर्विस, किसी सेक्टर के लिए प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हर एरिया हमारी कंट्री में फुल्ली डेवलप नहीं है, किसी एरिया की कोई परेशानी है, कोई एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई एरिया कम डेवलप्ड है, इसलिए पर्टिकुलर मैं रीजन पे ध्यान दूं, उस एरिया को क्या करना है, इम्बैलेंस से हटाने के लिए। ठीक है, 7 चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट, इंडिया में अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो यहाँ पर मुझे लैंड ट्रांसपोर्ट भी दिखेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट भी दिखेगा, एयर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आर ऑफ 3 काइंड, या तो लैंड ट्रांसपोर्ट होगा, या वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, या एयर ट्रांसपोर्ट होगा। तो इंडिया में अगर लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो क्या होगी भाई, रोड्स होंगी, रेलवे होगा और पाइपलाइन होगी। इंडिया में 3 तरीके से आपको लैंड ट्रांसपोर्ट दिख जाएगा। रोड्स दिखेंगी भाई, रोड्स में आपके नेशनल हाईवे आ जाएंगे, जो आपके क्या करेंगे, आपकी एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। आपके स्टेट हाईवे आ जाएंगे, जो किसको कनेक्ट करेंगे भैया, एक स्टेट में जितने भी आपकी सिटीज हैं उनको कनेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट और गांव को कनेक्ट करेंगी, रूरल रोड आ जाएंगी, बॉर्डर रोड आ जाएंगी, जो बॉर्डर एरिया को, जिसको अलग से बीआरडीओ क्या करता है, यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ये सारे कौन है, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। और आपका बीआरडीओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर क्या देखेगी, आपकी बॉर्डर रोड्स को देखेगी कि बॉर्डर के आसपास मिलिट्री जो है इसको संभालेगी कि भैया बॉर्डर रोड को बिल्कुल सही रखना है यहाँ पे। और या तो रेलवे होगा, रेलवे इंडिया में क्या है भाई, जितना भी हमारा हैवी फ्राइट है, क्योंकि देखो अगर मैं कोई चीज रोड के थ्रू, रोड की अपनी लिमिटेशन होती है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ये आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर देता है, इसीलिए अच्छा है ये। लेकिन हैवी बल्कि आइटम्स, हैवी आइटम्स को अगर मुझे करना है, दूसरी जगह पे जाना है और चीपेस्ट वे में जाना है, तो रेलवे एक बहुत अच्छा माध्यम है। उसके अलावा पाइपलाइन भी होता है कि भाई नेचुरल गैस वगैरह को क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इंडिया में वाटर ट्रांसपोर्ट भी है। वाटर ट्रांसपोर्ट 2 तरीके होता है, इनलैंड वाटर, अब एक होते हैं कि मतलब एक तरीके से इंडिया के मुझे अंदर ही अंदर जाना है, तो मैं गंगा का सहारा लेकर, ब्रह्मपुत्र का सहारा लेकर, इंदस का सहारा लेकर, ठीक है, गोदावरी या महानदी, इनका सहारा लेकर जा सकती हूँ। तो ये इनलैंड है कि इंडिया के अंदर ही अंदर मैं वाटरवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इंटरनेशनल का मतलब क्या है कि भैया इंडिया से मुझे बाहर लेके जाना है, इसलिए इंडिया में कितने होते हैं, आपके 12 मेजर पोर्ट है कि नहीं है, सारे के सारे के भाई गुजरात से शुरू करूँ मैं, कांडला है, यहाँ पर मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन से, आपके गोवा में मारमा गांव पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, कर्नाटका में मंगलुरु पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, केरला में कोची पोर्ट मिल जाएगा, तमिलनाडु में तूतीकोरन मिल जाएगा, इनौर मिल जाएगा, चेन्नई पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम मिल जाएगा, उड़ीसा में आपका कौन सा पारादीप मिल जाएगा, उसके अलावा बंगाल में आपका हल्दिया, कोलकाता मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या इंटरनेशनल ट्रेड होता है, हैवी आइटम्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे यहाँ एयर ट्रांसपोर्ट भी है, डोमेस्टिक भी है, जो हमारी विद इन कंट्री फ्लाइट चलती हैं, ठीक है, मुंबई से दिल्ली पहुंचाने के लिए, और इंटरनेशनल भी है जो भैया आपका यूएसए पहुंचाने तक के लिए, तो इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ पर है। कम्युनिकेशन की बात करें तो इंडिया में आपको पर्सनल कम्युनिकेशन भी मिल जाएगा, मतलब 1 to 1, जैसे कि लेटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स, ईमेल के थ्रू, ठीक है। और मास कम्युनिकेशन भैया पूरे ब्रॉडकास्ट करने के लिए, ठीक है, मास से कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कॉन्फ्रेंस बुक, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें एक और चीज कि व्हेन वाज द कोंकण रेलवे बिल्ट, जो कोंकण रेलवे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंजीनियरिंग मार्वल कहते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो कोंकण रेलवे कब कंस्ट्रक्ट हुई थी आपकी ये कंस्ट्रक्ट हुई थी 1998 में, ठीक है। इसके मेन फीचर क्या है, क्योंकि ये आपका कोंकण रेलवे है का, तो कोंकण रेलवे आपका रोहा महाराष्ट्र से लेकर मंगलोर कर्नाटका को क्या करती है, कनेक्ट करती है। 760 किलोमीटर लॉन्ग है ये पूरा का पूरा आपका रेलवे, ठीक है। ये रेल रोड जो क्रॉसेस 146 रिवर को ये क्रॉस करती है और स्ट्रीम्स को, और 2000 ब्रिजेस, 91 टनल्स को ये करती है। ये एशिया का लॉन्गेस्ट टनल लाई रूट है आपका रेलवे का, और ये प्रोजेक्ट किसने किया है, तो
कर्नाटका, क्योंकि देखो यहाँ पे महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका तो गोवा भी बीच में आता है, तो कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की स्टेट ने इसको मिलके किया है। 3 बेनिफिट ऑफ सैटेलाइट की अगर बात करें तो सैटेलाइट क्या है, आपका कम्युनिकेशन का मोड है, ये आपके अदर कम्युनिकेशन को, जैसे आपका टेलीफोन वगैरह को भी, आपके मोबाइल फोन्स को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। इससे आपको वाइड एरिया में, अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रीजन में वाइड एरिया में आप व्यू इससे ले सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पर हैं। चैप्टर 8 की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है कि इंडिया का बाहर की कंट्रीज के साथ में जो ट्रेड है वो हम कहेंगे। तो भैया इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आएगा, इसमें 2 ही कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इंपोर्ट, या तो मैं बाहर से कोई भी चीज अंदर ले रही हूँ, या फिर एक्सपोर्ट, क्या मैं बाहर बेच रही हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो पैटर्न है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ओवर द टाइम चेंज हुआ है। शुरुआत में बिल्कुल एंशिएंट समय पे मैं जाऊं तो उस समय हम जो है वो फिनिश गुड के, मतलब हम खादी, हमारे मतलब हम खादी में बहुत अच्छे थे, तो हम फिनिश गुड क्या किया करते थे, मसाले वगैरह एक्सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। धीरे धीरे हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे यहाँ से क्या हुआ करते थे, एक्सपोर्ट हुआ करते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे चेंज आया क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए, तो उन्होंने क्या कर दिया, हमसे सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करवाना शुरू कर दिया और हमारे यहाँ पे जो है इंपोर्ट करना शुरू कर दिया फिनिश गुड्स का। तो यहाँ पे जो ओवर द टाइम एक्सपोर्ट हमारा चेंज हुआ है। तो मेजर चेंज की बात करें कि हम धीरे धीरे, पहले हम क्या किया करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे, जो हमारा चेंज हुआ है। लेकिन अब हमारे यहाँ इंक्रीज हो गया शेयर, पेट्रोलियम, क्रूड प्रोडक्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल आइटम जैसे कॉफ़ी, ब्रिटिशर्स के ज़माने में कैशू, ये सब हम क्या कर रहे थे, पहले एक्सपोर्ट किया करते थे, अब ये कम हो चुका है। लेकिन क्या बढ़ गया, जो फ्लोरिकल्चर है आपका प्रोडक्ट है, फ्रेश फ्रूट्स हैं आपके, मराइन प्रोडक्ट है, मछली वगैरह, ठीक है, शुगर, ये सब का ज़्यादा बढ़ गया है। और हम बात करें, हम सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट, इंजीनियरिंग गुड्स को भी हम लार्ज नंबर पे कर रहे हैं। इवन जेम्स और ज्वेलरी का शेयर भी बढ़ चुका है। अगर हम पैटर्न ऑफ इंपोर्ट की देखें तो 50 और 60s के दौरान हम क्या इंपोर्ट किया करते थे, फूड ग्रेन, क्योंकि हमारे यहाँ खाने के लाले पड़ चुके थे। फूड ग्रेन, कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारी चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा क्या किया करते थे, इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन 70s के बाद हमारे यहाँ पे आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे एग्रीकल्चर का बूम आता है, इसलिए हमने फिर ये फूड ग्रेन वगैरह को क्या करना, इंपोर्ट करना छोड़ दिया। फिर हम अगर हम बात करें, इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन जो है वो हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद डिसकंटिन्यूड हो गया। लेकिन हमारे यहाँ 1973 में एनर्जी क्राइसिस आ गई थी, ठीक है, तो जिसकी वजह से पेट्रोलियम के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। तो इसकी वजह से हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट क्योंकि इंक्रीज करना पड़ा, तो हमारा पैसा पेट्रोलियम में ज़्यादा से ज़्यादा जाने लगा। अब इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन जो रिप्लेस हो गया, अब हम फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, स्पेशल स्टील, केमिकल, एडिबल ऑयल, ये सारी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। पर्ल, सेमी प्रेशियस स्टोन, सिल्वर मेटल, स्क्रैप, नॉन फेरस मेटल, इनको भी हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, गुड और सर्विस डिफरेंट कंट्री से कहाँ आ रही है, उसको हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ पार्टनर है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रेड आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएगा, आपको अफ्रीका में भी मिल जाएगा, आप यहाँ से यूरोप भी जा सकते हैं, सेंट्रल एशिया भी जा सकते हैं, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जब से क्या हुआ है, हमने इंपोर्ट लिबरलाइज किया है। हमने क्या किया 1991 में, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन पे चली गई थी, तो 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, जहाँ पे हमने जब पहले क्या करते थे, क्योंकि हम जैसे आज़ाद हुए थे ना, हमने इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि हम जो करेंगे बाहर से चीजों को इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो कि हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा और हमारी कंट्री के लोग जो है वो ग्रो करेंगे। लेकिन बाद में हमें रियलाइज हुआ कि हमारे तो भाई ट्रेड ही बंद हो चुका है, ट्रेड ही इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए हमने इंपोर्ट को लिबरलाइज कर दिया, छूट लगा दी, डी लाइसेंसिंग कर दिया कि भाई पहले बहुत रिस्ट्रिक्शन लाइसेंसिंग लगते थे, लेकिन हमने उन सब चीजों को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी, तो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज क्या आएंगी, हमारे यहाँ पे आएंगी, हम बाहर से खरीदेंगे, एक शेयर बढ़ेगा मार्केट में। ये सारी चीजें हमने डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के लिए की। तो हमारा सबसे ज्यादा शेयर की अगर हम बात करें तो हमारे एशिया में हमने बहुत ज्यादा ट्रेड किया शुरू किया, मतलब अगर हम बात करें 2010-11 की तुलना में हमारे 17 तक हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हमारा तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब कहाँ ट्रेड हो रहा है, तो हमारा आशियन कंट्रीज के साथ जो हमारा आशियान है, साउथ ईस्ट एसोसिएशन जो है आपकी, जितनी भी आपका साउथ एशियन कंट्रीज जितनी भी है उनके साथ हमने किया गया, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आशियान के साथ हमारा ट्रेड हुआ। जैसे कि हमारा थाईलैंड वगैरह के साथ ट्रेड बढ़ा, और इसी के साथ हमारा यूरोप के साथ भी ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा, हमारा अफ्रीकन कंट्री के साथ, अमेरिकन कंट्री के साथ, सबके साथ में हमारा ट्रेड जो है बड़े लेवल पर बढ़ा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने सारे पोर्ट्स
की बात की कि हमारा ट्रेड होता काय से, तो सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेड किससे हो रहा है? सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेड होता है सी, समुद्र से, क्योंकि वो चीपेस्ट भी है और बल्कि आइटम को कैरी करता है। तो किसके थ्रू होगा? सी पोर्ट्स के थ्रू ही तो होगा। पोर्ट ही तो करवाएंगे सारा का सारा ट्रेड, पोर्ट के बिना तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि रेलवे के लिए रेलवे स्टेशन होता है, ठीक है, बस के लिए बस स्टैंड होता है, एयर के मतलब एयरप्लेन के लिए एयरपोर्ट होता है, वैसे शीप्स के लिए सी पोर्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ कौन कौन से हैं? 12 मेजर हैं जहाँ से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो पहला गुजरात में क्या है? आपका कांदला पोर्ट है, ठीक है। कांदला के पोर्ट के बाद आपका मुंबई, महाराष्ट्र में आपका मुंबई पोर्ट है, और महाराष्ट्र में आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। इसके बाद गोवा में आपका क्या है? गोवा में आपका मर्मगांव पोर्ट है। इसके बाद आपका बेंगलोर में न्यू मंगलुरु पोर्ट है। फिर केरला में आपका कोची पोर्ट है। फिर इस साइड आ जाओ, आपका वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट है, ठीक है, और हल्दिया पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है। उसके बाद नीचे आ जाओ, आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है, और आपका तमिलनाडु में आ जाओ, चेन्नई है, इन्नौर है और तूतीकोरन पोर्ट है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर पोर्ट दिखाई देते हैं जहां से हमारा पूरा का पूरा ट्रेड जो है होता है। जिसमें आपका कोची, जो केरला में कोची है, उसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एयरपोर्ट की बात करें तो देखो, एयरपोर्ट से ज़्यादातर हम ज़्यादा सामान को तो कैरी नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन जितने भी पेरिशेबल गुड है, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, दो चार एक हफ्ते में खराब हो जाते हैं, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये कॉस्टली इसलिए हैवी और बल्कि आइटम के लिए सूटेबल नहीं होता। हमारे यहाँ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं? तो अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे मेजर इंटरनेशनल, जैसे इंटरनेशनली आप जा सकते हो, मतलब आप इंडिया से कहाँ पे जा रहे हो? इंडिया से आप बाहर की कंट्रीज में जा सकते हो। तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल कितने हैं? देखो, बहुत सारे आपको दिख जाएंगे नेशनल, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। इंटरनेशनल कम है। जैसे आपका एक है आपका अहमदाबाद में, गुजरात में अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आपका कर्नाटका बेंगलोर में आपको मिल जाएगा काइपर कोटेंट। उसके बाद आपका तमिलनाडु में चेन्नई में अन्ना इंटरनेशनल। ये देखो, इसके नाम नहीं आएंगे लेकिन कुछ नाम, जैसे दिल्ली में आपको है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, गोवा में गोवा इंटरनेशनल, गोवा में गोवा इंटरनेशनल आपको मिल जाएगा। गुवाहाटी, देखो असम में गुवाहाटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको लोकप्रिय गोपीनाथ, ठीक है। हैदराबाद में आपको इंटरनेशनल मिल जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल, कोची में भी राजीव गांधी इंटरनेशनल, ठीक है। कोलकाता में आपका क्या मिल जाएगा? कोचिन इंटरनेशनल। मुंबई में देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये सारे आपको यहाँ पर याद करने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ आपका लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम्स, अगर हम बात करें कि इंडिया में ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से क्या क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है, तो हमें मिलती है कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम स्लम बहुत ज़्यादा, झुग्गी झोपड़ी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से भैया बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक कंडीशन होती है। इसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्लम क्यों बने? क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, हंगर बहुत ज़्यादा, स्टारवेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे है, रूरल अर्बन माइग्रेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो इंडिया में है। इवन अर्बन वेस्ट हमारे यहाँ ढंग से डिस्पोज नहीं होता, कचरा कहीं पे भी लोग फेंक देते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां वगैरह हो रही है। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। वाटर, एयर, नॉइस पोल्यूशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से डायरिया, आपके पेट के कीड़े, इंटेस्टाइनल वर्म और हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम यहाँ पे होती हैं, रेस्पिरेटरी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो एयर पोल्यूशन की वजह से, जैसे वाटर पोल्यूशन की वजह से डायरिया हो रहा है, इंटेस्टाइनल वर्म्स हो रहे हैं, हेपेटाइटिस हो रहा है। वैसे अगर बात करूँ तो एयर पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर रेस्पिरेटरी, नर्वस, सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ लोग नॉइस पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, सायरन, लाउड स्पीकर वगैरह बज रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एजेस पीपल, चिल्ड्रन, सबको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, तो कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, इन सब चीज़ों से हो रहा है। वाटर पोल्यूशन की बात करूँ तो कैसे हो रहा है, देखो ट्रांसपोर्टेशन से, सायरन से, लाउड स्पीकर से नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। वो एयर पोल्यूशन की बात करूँ तो कोल, पेट्रोलियम कंबक्शन से, मतलब कोल पेट्रोलियम के जलने से, इंडस्ट्रियल एक तरह के धुएं से, चिमनी से निकलने से, ये सबसे हो रहा है। और अगर वाटर पोल्यूशन की बात करूँ तो वो कैसे हो रहा है, तो एक तरीके से सीवेज, अगर आप ढंग से नालियों में गंदगी रख रहे हो, पानी को ढंग से डिस्पोज आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप ऐसी इंडस्ट्रियल जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो नदियों में अपना पानी डंप कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ों से पोल्यूशन हो रहा है, एंड दैट इज सो बैड फॉर द इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। इसी के साथ मैंने आपको बहुत शॉर्ट में पूरे के पूरे चैप्टर्स, 9 चैप्टर जो है आपके समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर से डीप में अगर ये समझना है तो मैंने एक एक चैप्टर को अच्छा टाइम देकर डीप में समझा है। ये बस एक क्विक रिविजन था। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।